हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिससे रिलेटेड मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि सर मॉड्यूल 2 की वीडियो कब बनेगी निष्ठा ट्रेनिंग फॉर टीचर्स के लिए। इससे पहले मैंने निष्ठा ट्रेनिंग फॉर टीचर्स पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, जिसके अंदर मॉड्यूल 1 की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा चली है और जिसमें आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको वह वीडियो मिल जाएगी। तो वह वीडियो काफ़ी अच्छी चली है। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे जनों ने मुझसे क्वेरीज पूछी थी कि सर मॉड्यूल 2 की वीडियो और सभी मॉड्यूल्स की वीडियो कब आएगी और कब आप इसको बनाएंगे। तो अभी मैं इस सारे मॉड्यूल्स की वीडियो बनाने वाला हूँ और सारे मॉड्यूल्स की वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहता है। अब देखते हैं हम कि जो मॉड्यूल 2 है उसके बारे में क्या बताया गया है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है ये सभी टीचर्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की गई है। जो हमारा मॉड्यूल 2 है उसका टॉपिक जो है वो यह है कि कैसे आप स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों को विकसित कर सकते हैं। जो इस मॉड्यूल के उद्देश्य है वो यह है कि शिक्षकों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की समझ विकसित करना, स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ शिक्षार्थियों में उन्हीं के विकास के लिए प्रयत्न करना, स्कूलों कक्षाओं में एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां प्रत्येक स्वीकृत आत्मविश्वास, देखभाल तथा एक दूसरे की भलाई के लिए चिंतित हो। तो यह जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें यह अचीव करने हैं इस मॉड्यूल से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा, तो आप उस चित्र को ध्यान से देखिए। अब आप बताइए कि आप इस चित्र में क्या देखते हैं। बेसिकली इस चित्र के अंदर कोई ईगल देखता है, तो कोई किसी लेडी को देखता है, तो कोई किसी बच्चे को टोपी लगाया हुआ देखता है, और कहीं किसी को क्या प्रतीत हो रहा है, किसी को क्या प्रतीत हो रहा है। अब आपको यह बताना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें यह सब भी प्रतीत हो रहा है। एक बार वापस से आप उस चित्र को देखिए। तो आई होप आपने यह जो चित्र है वो वापस देख लिया है। अब आप हमें बताइए कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग देखी है और आपको जो चित्र देखने के नए पहलुओं के बारे में पता चला है। अब जो दूसरों ने जिस तरीके से देखी है, क्या वह तरीका गलत था क्या? तो अगर वो तरीका गलत नहीं था तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं उनके ओपिनियंस के बारे में, उनके देखने के बारे में? अब आपको ये सोचना है कि कभी आपने किसी व्यक्ति को किसी और तरीके से देखा हो, ऐसा क्या आपने कभी किया है, और क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं इससे बेसिस पे। तो यह जो है यह एक्टिविटी हमने इसलिए करवाई है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग धारणाएं हो सकती है, अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। तो छात्रों के लिए भी यही एक एक्सरसाइज है कि उन्हें भी आपको अवगत कराना है। किसी भी एक चीज़ के काफ़ी अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जैसा कि वह आपने चित्र देखा होगा कि 6 लिखा हुआ है, एक तरफ जो खड़ा है उसे 9 दिख रहा है, तो दूसरी तरफ जो खड़ा है उसे 6 दिख रहा है। तो गलत कोई भी नहीं है। तो आपको दूसरों के पहलुओं से देखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि धारणा का जो खेल होता है वो किस तरह से होता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है रिवर। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है इसकी खुशबू के बारे में, इस जगह के बारे में, इसकी साउंड के बारे में। इस तरह से आप रिवर के बारे में जब इमेजिनेशन करेंगे तो आप काफ़ी अलग अलग तरह की इमेजिनेशन करेंगे। कोई बहते पानी के बारे में सोचेगा, तो कोई नदी में जो नाव बह रही है उसके बारे में सोचेगा, तो कोई किसी और के बारे में सोचेगा, कोई किसी कपड़े धोने के बारे में सोचेगा। तो सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो बेसिकली व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं वही फिल्टर करते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं। आप कोई भी सिचुएशन को देखेंगे तो जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उसी के बेसिस पे आप उसको जज करते हैं। अब मैंने नेक्स्ट आपको एक और फोटो बताया है। आपको इस फोटो को देखना है और आपको सोचना है कि आपका क्या ओपिनियन है, इस चित्र के अंदर क्या हो रहा है। तो बेसिकली इसके जो अलग अलग ओपिनियंस है वह आप इस तरह से देख सकते हैं। जो शिक्षक होगा वो इस तरह से देखेगा कि बतख सड़क पार करने के नियमों को सीख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक, क्या डकलिंग माँ का व्यवहार है।
वैज्ञानिक सोचेगा इस गति और सड़क की चौड़ाई के साथ वे 15 सेकंड के भीतर सड़क पार कर लेंगे। वहीं नारीवाद कहेगा कि माँ को बतख को सड़क पार करने के लिए क्यों लाना चाहिए, लेकिन पिता बतख को क्यों नहीं लाना चाहिए। पुलिस अधिकारी सोचेगा ये जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। छात्र सोचेंगे कि डकलिंग सड़क पार करना सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो बेसिकली नज़रिया जो होता है वह मदद करता है किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को देखने में, एक वैकल्पिक वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, चीज़ों को नए दृष्टिकोण से देखने की समझ पैदा करता है, गहन सोच को बढ़ावा देता है, सहानुभूति विकसित करता है, दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करता है, समाधान प्राप्ति में मदद करता है, सहयोगी रूप से कार्य करना जिसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं उसमें भी मदद करता है, दूसरों के दृष्टिकोण की समीक्षा करने में मदद करता है। जो वर्ड मैंने यूज़ लिया था दृष्टिकोण, तो आइए जानते हैं दृष्टिकोण क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पर वापस से एक तस्वीर दी है मैंने, इसको आपको ऊपर से नीचे तक पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट तस्वीर है उसे आपको लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ा तो जो आपका बीच का लेटर था उसको आपने बी किया कि ABC, और वहीं आपने लेफ्ट टू राइट पढ़ा तो आपने 1 2 1 3 इस तरह से आपने उसको पढ़ा। जो हम सोचने के लिए तैयार होते हैं वही हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थी की मानसिकता के लिए। तो उसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक टीचर थे जिन्होंने सभी स्टूडेंट्स के साथ वार्तालाप की, उनके साथ जो डिस्कशन किया, नए व्याख्याता थे, उसके बाद उनके बारे में कुछ लाइंस लिखी गई। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसी लाइंस दी गई जिसके अंदर यह लिखा गया था कि यह जो टीचर है वह बहुत सक्रिय है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स को यह लाइन दी गई कि यह जो टीचर है यह काफ़ी ठंडे स्वभाव के हैं, बहुत ही मंद है, इस तरह से। उसके जस्ट बाद उनका एक फीडबैक फॉर्म जो था वह उनसे भरवाया गया उन सभी स्टूडेंट्स से। तो उन्हीं बच्चों ने उन्हें काफ़ी अच्छी रेटिंग्स दी। वहीं जिन बच्चों ने यह पढ़ा था कि यह टीचर काफ़ी मंद स्वभाव के हैं, उनके लिए उन्होंने रेटिंग कम दी। तो कहने का मतलब यह है कि 1 सेकंड के 10वें भाग में आप किसी को पसंद या नापसंद करने लग जाते। अब बात आती है शिक्षक विकास और उम्मीदों की। तो बेसिकली होता क्या है कि एक टीचर होते हैं, वो IQ टेस्ट लेते हैं बच्चों का, और IQ टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है उसे गोपनीय रख दिया जाता है। पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। बाद में उन टीचर को बताया जाता है कि कुछ बच्चों के नाम की ये बच्चे जो हैं यह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद किया यह जाता है कि उस परिणाम को बच्चों को भी नहीं बताया जाता है, और वह जो IQ टेस्ट होता है वह दोबारा लिया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब टीचर मार्किंग करते हैं तो उसके बाद जो ओवरऑल रिजल्ट आता है उसके अंदर उन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं थे, उससे भी ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर भी एक टीचर था, उसकी जो मनोवृत्ति थी वो जिस तरह से बन गई, उसी से उसकी उम्मीदें जग गई और उसी तरह से उसकी मार्किंग का रिजल्ट आ गया। अब मस्तिष्क अनुसंधान की बात करते हैं तो होता यह है कि जो भावनाएं हैं यही इसी से बच्चों का जो बेस बनता है। निरंतर भावनात्मक संकट बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं में कमी पैदा कर सकता है, सीखने की क्षमता को कम कर सकता है। अब बात करते हैं हम शिक्षक व्यवहार और उसके परिणाम की। बच्चे को बार बार अपमानित करने के बाद जो बच्चा है उसके अंदर एक डर सा और एक तनावपूर्ण व्यवहार टीचर के प्रति स्थापित हो जाता है, जिसे हम नापसंद का सर्पिल कहते हैं, जिसके अंदर जो स्टूडेंट होता है वह अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है उस टीचर के साथ, तो उसका जो व्यवहार होता है वह काफ़ी सारा बिगड़ जाता है। यह जो सिचुएशन है यह मैंने प्रैक्टिकली अपनी स्कूल लाइफ में भी देखी है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कभी कुछ शिक्षकों का व्यवहार जो होता है वो कुछ इतना बुरा हो जाता है कि वह जो बच्चे होते हैं वह उनसे डरने लगते हैं या फिर उनसे रिलेटेड उनको नापसंद करने लगते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि किसी पर्टिकुलर टीचर की जो क्लास होती है तो वह उस क्लास से पहले ही चले जाते हैं, अपने उस क्लास को स्किप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिकली कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है और बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, और साथ ही साथ होता यह है कि जो शिक्षक की फटकार और जो दुर्व्यवहार होता है किसी एक बच्चे के साथ, वह एक तरंग का प्रभाव होता है, उससे
सभी बच्चों में वह फैल जाता है, उस पर्टिकुलर बच्चे तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें बच्चे जो होते हैं वो व्यवहार से बचने की कोशिश करते हैं, उनमें शर्म, डर, इस टाइप की जो फीलिंग्स होती है वह आ जाती है, जिसके कारण वह अपने आप को एकदम सप्रेस कर लेते हैं, एकदम सा दबा हुआ महसूस करते हैं और वह तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस तरह का जो व्यवहार होता है वह काफ़ी असामाजिक हो जाता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल ही छोड़ देते हैं, अपने स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं इन सभी कंडीशंस के कारण, कि कभी किसी पर्टिकुलर टीचर के कारण बच्चे को स्कूल भी छोड़ना पड़ जाता है। इस टाइप की सिचुएशंस आपने भी अपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखी होगी। तो ये जो सिचुएशंस होती है ये बनती है। वहीं अगर हम बात करें तो शारीरिक रूप से अगर किसी को बच्चे को दंडित किया जाएगा तो हो सकता है कि वह अल्पकाल के लिए आपकी बात मानने लग जाए, आपकी आज्ञा मानने लग जाए, लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है वह बेसिकली जाके क्या करता है कि वह जाएगा, फील्ड के अंदर जाएगा, मैदान में जाएगा तो वह किसी से लड़ेगा, और वह क्योंकि उसका जो मेंटल कंडीशंस है वो काफ़ी बुरी हो चुकी है तो वह किसी से झगड़ा करेगा। और उसके मन में एक चीज़ बैठ जाती है कि अगर आपने उसको डरा करके और आपकी बात मनवा ली है तो उसके मन में भी ये चीज़ आ जाती है कि मैं भी किसी को डरा के और अपनी बात मनवा सकता हूँ। इससे उनके अंदर एक आपराधिक प्रवृत्ति आने लग जाती है। अब बात आती है कि व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकसित करने की। तो जो सामाजिक गुण और इनको विकसित करना है तो उसके अंदर जो होता है कि सकारात्मक भावनाएं जो होती है वह उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, वहीं नकारात्मक प्रेरणाएं जो होती है वह उन्हें पीछे खींच ले आती है। अब बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका की। तो बेसिकली जब शिक्षकों का व्यवहार अच्छा होता है, वह बच्चे को जानने की कोशिश करते हैं, उसके धरातल पर उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है उसके अंदर जो बच्चा होता है वह अपने आप में सहज महसूस करता है, वह अपने टीचर को सब कुछ एक्सप्रेस कर पाता है और इजीली वह उसके साथ ढल जाता है और उसे एक काफ़ी अच्छा व्यवहार मिल जाता है। अपने प्रभावी संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन अगर टीचर का अच्छा है तो वह काफ़ी सारा इंस्पायर कर देता है स्टूडेंट को भी। उसका जो कम्युनिकेशन स्किल होती है स्टूडेंट की वह भी टीचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही वही सीखेंगे। और इससे यह भी होता है कि जो व्यवहार आप बच्चों के साथ करेंगे वही अपने आदतन रूप में वह अपने डेली लाइफ में अपना ले। अब बात करते हैं स्कूल में ऐसे अवसर जहाँ पर इन सामाजिक गुणों को विकसित किया जा सकता है। तो बेसिकली जो करिकुलम होता है, जो पाठ्य चर्चा होती है, उसी के अंदर इसको इंक्लूड कर देना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें डेली एक्टिविटीज़ की, जैसे प्रार्थना हो गई, खेल हो गए, इस तरह की जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है तो उनके अंदर भी इन सामाजिक गुणों को, व्यक्तिगत गुणों को विकसित किया जा सकता है। स्टूडेंट के साथ आप किस तरह से व्यवहार करते हैं, स्टूडेंट को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, उससे आप इन गुणों को उन स्टूडेंट्स के अंदर विकसित कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पूर्व व्यावसायिक शिक्षा जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, उसके माध्यम से भी स्टूडेंट को जो बाहर का वर्ल्ड है उसके अनुसार बनाया जा सकता है। उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, इससे उन पर काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली आपको शिक्षार्थियों को समझना है, खुद की कार्रवाई की जिम्मेदारी लेना, विशेष रूप से अकादमिक, स्वयं के बारे में शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक जागरूकता का निर्माण करना और यह समझना कि वह अद्वितीय है, स्वस्थ आदतों का विकास करना, स्वस्थ सहकर्मी संबंध स्थापित करना, कक्षाओं में विविधताओं की समझ विकसित करना, अपनेपन की भावनाओं की विकसित करना, सराहना और स्वीकार किया जाना। अब हम बात करते हैं संवेदनशीलता और देखभाल के बारे में। तो बेसिकली इसके अंदर आपको शिक्षक और छात्र और शिक्षक के बीच के जो संबंध होते हैं उन्हें काफ़ी मजबूत बनाना होता है, ताकि वह सारा जो होता है उससे एक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बन सके, एक अच्छा विद्यालय का पर्यावरण बन सके जिससे बच्चे एक्सेल कर सके। अब बात करते हैं कि छात्रों में संवेदनशीलता और देखभाल को विकसित करने के लिए आपको एक गतिविधि बताई जाती है कि इसके अंदर आपको सभी स्टूडेंट्स को एक सर्कल के अंदर खड़ा कर लेना है। उसके बाद उन्हें 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से बोलना है। उसके बाद जो 1 1 जिन्होंने बोला उनको एक टीम बना देनी है, उनका एक ग्रुप बना देना है। 2 2 वालों का एक ग्रुप बना देना है। और यह जो एक्टिविटीज़ है ये आप सैटरडे के दिन भी कर सकते हैं। तो जब स्टूडेंट सारे इकट्ठे होते हैं तो उन्हें इस तरह से ग्रुप्स बना दें और बाद में ग्रुप में उन्हें आपस में चर्चा करने के लिए कहें कि आप में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यह सब वह आपस में पता करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो इससे उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें विश्वसनीयता की, तो विश्वसनीयता क्या होती है? अपने स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में दोनों की भावनाओं और विचारों के प्रति सत्य और ईमानदार होने की जो क्षमता होती है उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं।
किसी की भावना और विचारों को संप्रेषित करने में खुला और स्पष्ट होने की क्षमता, दूसरों का अनादर किए बिना प्रतिक्रिया दें। इस तरह से आप विश्वसनीयता जो होती है वह भी शब्दों, कार्यों और भावनाओं में स्थिरता दिखाने के साथ आप जो विश्वसनीयता है उसे बना सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। तो विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने पहले ग्रुप्स बनाए तो वैसे ही ABCD 4 ग्रुप बनाने हैं। ए ग्रुप को बोलना है किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, बी ग्रुप को भी एक जिम्मेदारी का वाला काम देना है, उसके बाद सी ग्रुप को बोलना है कि आप केवल यह ध्यान रखें कि जो ए ग्रुप है वह अपना कार्य ढंग से कर रहा है या नहीं, आपको उस ए ग्रुप की मदद नहीं करनी है। और डी ग्रुप को भी यही बोला जाए कि बी ग्रुप जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं और उसकी मदद नहीं करनी है। उसके बाद उनसे अपने जो अनुभव होते हैं वह साझा करने के लिए कहें कि कैसे उन्होंने इस सब चीज़ को डील किया, कैसे उन्होंने विश्वसनीयता को मेंटेन किया। तो बेसिकली स्वयं और दूसरों के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है उससे न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके माता पिता, सहकर्मियों और स्कूल के माहौल में काम करने वाले अन्य लोगों के लिए भी देखभाल और चिंता और सम्मान का प्रदर्शन होता है। परिस्थितियों को संभालने में रोल मॉडल होने से शिक्षक छात्रों की मदद कर सकते हैं जो अपने बढ़ते हुए वर्षों में एक शिक्षार्थी के रूप में और अपने अंतर व्यक्तिगत संबंधों में कई बाधाओं का सामना करते हैं। अपने आप और दूसरों में अच्छा देखने के लिए शिक्षकों और छात्रों के लिए एक गतिविधि दी गई है जिसके अंदर आपको लिखा गया है कि आज मैं हूँ, आज XYZ कोई भी एक पर्सन है वो कैसा है। तो इसमें आप उदाहरण के लिए आप मैं मददगार महसूस कर रहा हूँ, आज मैं मददगार महसूस कर रहा हूँ, आज मैं धैर्य महसूस कर रहा हूँ, आज मैं उत्सुक महसूस कर रहा हूँ, XYZ भरोसेमंद व्यक्ति है। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम बात करते हैं प्रभावी संचार कौशल के बारे में। तो प्रभावी संचार कौशल जो होता है वह हाव भाव और चेहरे के भाव, शरीर की भाषा आदि सहित विचारों को अधिक सार्थक और रोचक ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। प्रभावी संचार यह जानने के बारे में है कि जो कहा गया है वह समझ में आता है या नहीं। तो शिक्षकों को भी यह सुनिश्चित करना है कि वह जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ वह उन्हें समझ में आ रही है या नहीं। जैसे कि मैं अभी यह वीडियो बना रहा हूँ तो यह आपको समझ में आ रही है या नहीं। अगर मेरे जो बनाए हुए वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना भी है कि यह जो वीडियो है यह आपको कैसा लग रहा है और इस वीडियो के अंदर आपको किस तरह के एनहेंसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के एनहेंसमेंट आगे से आगे मॉड्यूल्स में आपके लिए लाता रहूँगा। तो आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वह आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है और आपको कैसा लग रहा है। अगर बात करें शिक्षार्थी के बारे में तो वह एक सचेत श्रोता होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कुछ मुझे बोल रहे हैं, आप एक अपनी फीडबैक दे रहे हैं, तो उस फीडबैक को मुझे समझना चाहिए और मैं उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे आपके सामने प्रदर्शन करूं। यह शिक्षार्थी का एक कर्तव्य होता है कि आप कुछ भी चीज़ स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है यह भी आपको पता करते रहना चाहिए और इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं SRG शिक्षकों और उच्च प्राथमिक छात्रों के लिए एक चिंतनशील जो गतिविधि है उसके बारे में। यह जो गतिविधि है यह आपको ऑर्गेनाइज करनी है। इसमें आपको यह पता करना है कि क्या आपको अक्सर यह समझने के लिए लोगों को पूछना पड़ता है कि वह क्या कह रहे हैं। जैसे आप पूछते हैं कि अरे यार आपने क्या बोला। जांच करें कि क्या आप भी शारीरिक रूप से भाग लेते हैं, यानी आगे झुकना, आंखों का संपर्क बनाए रखना, एक आई कांटेक्ट जो होता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि मैं अभी आपको नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन मैंने आपके साथ एक आई कांटेक्ट बनाया हुआ है, तो यही आई कांटेक्ट होता है, यह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। और कहाँ आपको अपने सुनने में सुधार की आवश्यकता है, कहने का मतलब आपको कहाँ कहाँ सुधार लाना है अपने अंदर, यह भी आपको सोचना होता है। यह जो सुधार होता है यह फीडबैक से आता है। जैसे आप मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो मेरी गलतियाँ रही थी वह किस तरह की रही। सहानुभूति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता है। सहानुभूति को समझने के लिए आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं। आपको सभी स्टूडेंट्स को एक सर्कल के अंदर खड़ा करना है, उसके बाद आपको ताली बजाना है और उन्हें यह निर्देशित करना है कि जब तक ताली नहीं रुकेगी तब तक उनको नहीं रुकना है। अब वह ऐसे सर्कल में घूमते रह रहे हैं, उसके बाद से आपने ताली या म्यूजिक जो भी बजा रखा है उसको एकदम से आपने बंद किया। उससे पहले आपको यह करना है कि उन्हें बोलना है कि अपने शूज़ साइड में जहाँ वो खड़े थे वहीं उतार दे। अब जब वो सर्कल में थोड़ा घूमे हैं और उसके बाद दूसरी जगह आ जाएंगे और वहाँ किसी और के शूज़ पड़े होंगे, अब उन्हें आपको यह बोलना है कि वह जो और के शूज़ हैं किसी और के, उनको उन्हें पहनना है। अब जब वो अलग अलग डिफरेंट साइजेस के शूज़ पहनेंगे और उसमें वह यह होगा कि दूसरे के जो शूज़ है उसमें क्या दिक्कत है उन्हें,
यह उन्हें पता चलेगी। तो यह जो सहानुभूति की जो फीलिंग है यह उसके अंदर आएगी। उसके बाद जब आप वापस म्यूजिक बजाएंगे, अब वो जो दूसरे के शूज़ है वही पहन के वह सर्कल में घूमेंगे। और उसके बाद जब आप इस पूरी एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं तब भी आपको यह बोलना है कि आप अपने अपने स्थानों पर बैठें, लेकिन उन्हीं शूज़ के साथ बैठें जो उन्होंने दूसरों के पहन रखे हैं। इससे उनके अंदर यह फीलिंग आएगी कि किस तरह से वह दूसरे को समझ सकते हैं। वहीं सहानुभूति पर शिक्षकों के लिए भी एक गतिविधि है कि आपने कभी कोई अपना फेवरेट जो सीरियल होगा उसके अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन की एक कोई सिचुएशन को देखा होगा। आपको इमेजिन करना है कि आप उस पर्सन की जगह पर हैं और आपको यह इमेजिन करना है कि वह पर्सन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसे आपको समझने की कोशिश करनी है। आपको उस व्यक्ति की दर्द को महसूस करने की कोशिश करनी है कि उसके साथ अगर कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो वह दर्द उसका कैसा हुआ होगा। सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण के बारे में छात्रों को जो जानकारी है वो यह कुछ इस तरह से आपको और भी देनी है कि जो बच्चों की मदद के लिए 1098 24x7 बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन भी मौजूद है। वहीं आपको उन्हें पोक्सो एक्ट जो है उसके रिलेटेड जानकारी भी देनी है। वह जो है वह इन मॉड्यूल्स में सबसे लास्ट में भी आएगा, तो आपको उससे रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और यह इन्फॉर्मेशन आपको बच्चों तक भी पहुंचानी है। तो बेसिकली हमने इस मॉड्यूल में क्या सीखा कि सुरक्षित स्कूल क्या है, आपके स्कूल ने सभी के लिए शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उसी के में आपकी शिक्षक या छात्र के रूप में क्या भूमिका है। तो इसी तरह से यह मॉड्यूल समाप्त होता है। अब हम मॉड्यूल 3 के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पर आपको काफ़ी सारी दूसरी वीडियोस भी अवेलेबल है। बच्चों के लिए काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस की वीडियोस भी अवेलेबल है। तो उस वीडियोस को भी देखने के लिए बच्चों तक आप वह वीडियोस पहुंचाइए। आप उन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तक भी यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी पता चलेगा कि किस तरह से आप आपसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। और उन्हें वह जो करियर गाइडेंस की वीडियोज़ है वह ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अलग अलग फील्ड के काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं और उन इंटरव्यूज़ से उन्हें पता चलेगा कि कैसे वह अभी अपने करियर के अंदर एक्सेल कर सकते हैं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और मॉड्यूल 3 की वीडियो भी इसी चैनल पर आएगी। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट से हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की जो यह वीडियो है यह कैसी लगी, पिछले मॉड्यूल से बेहतर है या फिर वह ज़्यादा बेहतर था। धन्यवाद। जय हिंद।